मूवी के नॉन स्पॉइलरी रिव्यू के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने देखी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया और मैंने इसका एक स्पॉइलरी रिव्यू डाल दिया। और खैर स्पॉइलरी तो नहीं था, लेकिन मुझे फील हुआ बनाने के बाद कि काफी ही ज्यादा डिटेल में बात कर गया था एक्साइटमेंट में मैं, और वो काइंड ऑफ थोड़ा सा स्पॉइलरी हो रहा था। मैंने बोला एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू लेके आ जाते हैं। नो डाउट मूवी अच्छी थी, एक अच्छा स्टार्टअप मिल गया है फेज 5 को, क्योंकि जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर थी वो एक क्लोजर था चैप्टर 4 का, और ये एक बिगिनिंग है चैप्टर 5 की, जिसमें हमें एक ऐसा विलन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो आगे जाके बहुत धमाके करने वाला है, जिसके ऊपर अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी बनने वाली है और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर बनने वाली है, जिसके ऊपर जाके उस चीज में अगर देखा जाए विलन को इंट्रोड्यूस करने में तो मूवी ने फट्टे चक दिए हैं। और वहीं पे जोनाथन मेजर ने जो अपना कैरेक्टर किया है भाई कैंग दी कॉन्करर, उम्दा किया है। और मैं एक और चीज बता दूं कि ये कैंग दी कॉन्करर जो इस मूवी में परफॉर्म किया गया है और जो हमें लोकी के फिनाले में देखने को मिला था, दोनों की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर दोनों पोल्स अपार्ट है। वो एक लाइट हार्टेड जॉयफुल कैरेक्टर था और ये एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं लिटरली मूवी देखते टाइम एक चीज फील कर रहा था कि इसके अंदर इतनी रेज भरी हुई है कि ये बोलने से पहले ना अपनी रेज को दबाता था, कि जब भी वो टाइम के बारे में बात करता था, टाइम इज अ केज, तो वो चीज बड़ी अच्छी लग रही थी। और एक्टर ने इतनी बखूबी से कैरेक्टर को परफॉर्म किया है ना कि मैं क्या बोलूं। अगर इस मूवी का नाम चेंज करके हैंग दी कॉन्करर रख देते तो ज्यादा सेंस करता। मूवी के वन लाइनर्स बहुत अच्छे थे और आपके दिमाग में स्टिक हो रहे थे कुछ डायलॉग। फिर एक सीन आता है उस टाइम में जो गिवन फोर्थ होता है ना, उसकी डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग भी बहुत टाइट थी, स्पेशली कैंग की। और उस सीन में जेनेट उससे पूछती है कि कैंग कौन है, तो कैंग बोलता है हु आई नीड टू बी। जेनेट उससे पूछती है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो बड़े शशके के साथ कैंग बोलता है विन। हालांकि उस टाइम में मैं सोच रहा था ये बोलेगा कॉन्कर, क्योंकि कैन दी कॉन्करर है ना। हालांकि उस टाइम में मैं चाह रहा था कि एक दो डायलॉग डिफरेंट होते तो और मजा आता। जैसे कि एक सीन होता है जिसमें कैंग बोलता है कि टाइम इज ब्रोकन एंड आई एम द ओनली वन हु हैज द विल टू सेव इट एंड फॉर दैट इफ आई हैव टू किल फ्यू यूनिवर्सेस आई एम द ओनली वन हु कैन डू दैट सैक्रिफाइस। इस टाइप का डायलॉग होता तो आगे से जेनेट बोल देती आई नो वन ऑफ अ गाय हु थिंक्स द सेम, हिज नेम इज थैनोस एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, कुछ इस टाइप का बोल देती। उसका कैंग सिर्फ यही बोल देता कि मैं ही वो बंदा हूं जिसने थैनोस को आइडिया दिया था ब्लिप वाला, और मैं ही वो बंदा हूं जिसने 2 बार स्कॉट को क्वांटम रोम से बाहर भेजा। पहली बार जब वो पहली मूवी में फंस गया था और दूसरी बार जब वो ब्लिप के टाइम फंस गया था, और फंसाया भी मैंने था ताकि वो ब्लिप से बच जाए और फिर वो बाहर जाके आयरन मैन को टाइम ट्रेवल का आइडिया बताए और आयरन मैन टाइम ट्रेवल इंट्रोड्यूस करे और फ्यूचर में जाके मैं वो टेक्नोलॉजी को यूज करके कैंग दी कॉन्करर बनूं। अगर ये डायलॉग उस टाइम पे बोल दिया होता तो भाई रेफरेंसेस हो जाते और मजा आ जाता। अच्छा, अब आते हैं मूवी की थोड़े से हल्के फुल्की स्टोरी के ऊपर। स्टोरी क्या थी यार, वही जो ट्रेलर में बताया हुआ, कैसी लैंग एक पुर्जा बनाती है, उस पुर्जे के थ्रू वो एक मैसेज भेज देते हैं क्वांटम रोम में कैंग इनको खींच लेता है। वहां पे कैंग को एक हाइस्ट करनी है और उस हाइस्ट के लिए उसे चाहिए एंटमैन। और कैसे आगे चीजें वर्कआउट होती हैं और क्या एंड में वो हाइस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या एक्स्ट्रा प्लॉट्स होते हैं उसमें, यही सारी कहानी है। बीच में ना एकदम से बहुत मैसिव यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके लिए मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी और बिल्डअप हो जाती। अच्छा, यूनिवर्स में जो क्रीचर्स थे ना वो तो बहुत अच्छे तरीके से सीजीआई लग रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। नो डाउट के बैकग्राउंड का जो सीजीआई था ना, वो जो एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई, जो मैंडलोरियन में भी यूज की गई थी और बाकी डिज्नी प्लस के शोज में यूज की गई थी, यानी कि एक बहुत बड़ी सारी स्क्रीन्स होती हैं, उनके आगे शूट किया जाता है ताकि लाइटिंग और ये सब इफेक्ट करे। तो वो चीज थोड़ा फील हो रही थी कि बैकग्राउंड कभी कभी ना थोड़ा सा इशू कर रहा था, लेकिन ओवरऑल मैं इस चीज को भी दरगुजर करता। लेकिन मोडॉक का सीजीआई मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। मोडॉक का जो फेस बनाया हुआ था ना, वो मुझे क्रीपी लग रहा था और वो और ज्यादा पिक्चर परफेक्ट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। एंटमैन और उसके जो रिलेटेबल कैरेक्टर थे, उनकी कैरेक्टर आर्क इतनी कोई खास थी नहीं। कैसी लैंग बहुत सारे इमेच्योर हरकतें कर रही थी। बीच में एक सेकंड में स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं एवेंजर्स पेंडोरा बॉक्स खुल गया और इतने सारे नए क्रीचर और ये सब कुछ, और बहुत सारे रेफरेंस थे दूसरी फिल्मों के, जहां पे मुझे बीच एक प्लॉट मुझे बिल्कुल डिटो लगा कि वो जॉन कार्टर से उठाया हुआ। जॉन कार्टर मार्स वाली जो फिल्म है वो भी डिज्नी की थी। फिर बीच में बहुत सारे सिमिलर रोल्स थे। एक चीज मुझे बुरी लगी कि बिल मरी का कैमियो था और कैमियोज अच्छे से डील नहीं किए गए हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मोडॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। मोडॉक सिनेमैटिकली मोडॉक को बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक फैंस के लिए कट गया है मोडॉक। मोडॉक के कैरेक्टर की माँ बहन एक कर दी है। कॉमिक बुक लवर्स के लिए मोडॉक ये मोडॉक नहीं रहा है, क्योंकि मोडॉक इतना बैड एज कैरेक्टर था और इसमें वो चूस बना दिया है। लेकिन स्टोरी के हिसाब से वो सही लगा है, उस कैरेक्टर ने जो करना था वो सही किया है। बीच में कॉमिक रिलीफ भी था और सीरियस भी था, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, कॉमिक रिलीफ से याद है कि मूवी में बहुत अच्छे वन लाइनर्स थे और मैं
मेमोरेबल वन लाइनर्स थे और मजा दे रहे थे। और जो प्रॉमिस किया गया था ना मूवी से कि मूवी जो होने वाली है यानी कि थोड़ी सीरियस टोन में, वो मूवी थी ये सीरियस टोन में। और एंडिंग में एक सीन आता है जिसमें स्कॉटलैंड फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं कर रहा होता, आई गेस नरेशन कर रहा होता है, अपनी बुक पढ़ रहा होता है अगली, उसमें वो थोड़ा सीरियस होता है तो फट तो जाती है उस टाइम में कि भाई यार वाकई ये तो सोचा ही नहीं हमने। और उसके बाद 2 एंड क्रेडिट्स हैं, वो लाजमी देखना, मैं बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि स्पॉइलर हो जाएंगे। तो एक मिड क्रेडिट है और एक एंड क्रेडिट है, आड़ू है। बस इतना बोलूंगा, अगर आपने रिक एंड मोटी देखा हुआ है, फ्लैश सीजन देखा हुआ है, तो उसमें जो काउंसिल होती है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है। और ये डीप डिगिंग करने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो कैजुअल फैंस के लिए वैसे भी वो जाके देख लेंगे, उठिएगा मत बस थिएटर में। बाकी प्लॉट होल्स काफी ज्यादा थे, स्टोरी इतनी को खास थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट फैन सर्विस थी कह सकते हो आप। वैसे तो ये एंटमैन का पार्ट 3 है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब आप हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर दे सकते हो, एक कैप्टन अमेरिका की फिल्म अवेंजर लेवल की दे सकते हो, तो आप हमें एक एंटमैन भी अवेंजर लेवल की फिल्म दे सकते हो। बाय द वे एक फन फैक्ट बता देता हूं, जब एंटमैन 3 की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम में इसको यंग अवेंजर्स टाइटल देने वाले थे, एंटमैन एंड द यंग अवेंजर्स, और इसमें बहुत सारे यंग अवेंजर्स इंट्रोड्यूस होने वाले थे। बट फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम में मेरे ख्याल से डिज्नी प्लस के साथ कोई डील नहीं हुई थी, और यही रीजन है कि कमाला खान हमें वहां देखने को मिली, नहीं तो मिस मार्वल हमें मे भी यहाँ में देखने को मिलती, और बहुत सारे यंग अवेंजर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते, होंडा के बच्चे भी हमें इसमें देखने को मिल जाते, और बहुत सारे कैरेक्टर इसमें देखने को मिल जाते। बट स्टोरी उस तरफ जाने की बजाय कैंग दी कॉन्करर की तरफ चलेगी, और अब आगे हमें एटलीस्ट 2 कैंग की इंस्टॉलमेंट्स तो आने वाली है, जिसमें लोकी सीजन 2 होगा, छोटा मोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, कैंग उसमें लाजमी होगा। एंड उसके बाद अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आने वाली है। ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको दूंगा 4 स्टार। हाफ स्टार मैं इसकी लो स्क्रिप्ट राइटिंग की वजह से काट रहा हूँ, और हाफ स्टार मैं इसकी थोड़ी सी सीजीआई इसके इश्यूज की वजह से काट रहा हूँ। ये तो फिल्म मुझे अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट इतनी बुरी फिल्म नहीं थी, वन टाइम वॉच तो बहुत अच्छी है, और अगर आप इतने टाइम से मार्वल में इन्वेस्टेड हो तो इसीलिए आपको अच्छी लगी जाएगी, और जो कि मैं हूं इसलिए मैंने 4 स्टार दे दिए। और 1 स्टार तो मैंने पॉल रड की मोहब्बत में दे दिया, क्योंकि ये बंदा वैसे ही लव है, इसकी कॉमेडी टाइमिंग मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, और वन लाइनर इसके बहुत अच्छे थे। चलो यार, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑन एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, मैं जा रहा हूं अपने दिमाग की माँ बहन एक करवाने, यानी कि शहजादा देखने। आपने अगर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया देख ली हो तो उसका स्पॉइलर रिव्यू भी है इधर कहीं, तो वो भी देख लें आप जाके। बाकी एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।